आज हम बात करेंगे मनी सप्लाई के बारे में। आखिर मनी सप्लाई क्या होती है, और फर्दर हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो सेंट्रल बैंक है वो किस बेसिस पे मनी प्रिंट करता है, क्या उसके पैरामीटर्स होते हैं। आइए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मनी क्या होता है। मनी बेसिकली किसी भी कंट्री की करेंसी होती है, राइट, जिसको कि उस देश की जो सरकार है उसे रेगुलेट करती है। अब वो किस फॉर्म में हो सकती है, वो नोट्स के फॉर्म में भी हो सकती है, कॉइन्स के फॉर्म में भी हो सकती है। अब इंडिया की अगर बात करें, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, आरबीआई है, वो सोल अथॉरिटी है हमारे नोट्स के इशुएंस को लेकर के। लेकिन अगर मैं बात करूं कॉइन्स की और 1 रुपी नोट की, तो इसका जो है प्रोडक्शन, इसकी मिंटिंग कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, राइट। अब मनी आपको समझ आ गया। मनी कुछ नहीं, एक करेंसी है, एक वैल्यू है जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। अब मनी सप्लाई के बारे में अगर हम बात करें, तो जितना भी अमाउंट है, जितनी भी वैल्यू है मनी की जो आज इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रही है, उसे मनी सप्लाई कहते हैं। ओके, अब मनी सप्लाई को कैसे मेजर किया जाता है, तो इसके 4 पैरामीटर्स होते हैं, बेसिकली 4 सोर्सेज होते हैं। जैसे पहला है M1। तो M1 क्या है, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स प्लस अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई। देखो, करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो भी पब्लिक के पास पैसा है, ओके, इन हैंड पैसा है। अब पब्लिक में कौन आ जाएगा, चाहे वो कोई सैलरीड पर्सन हो या कोई जिसका अपना बिजनेस हो, है ना। तो जो भी उसके हाथ में करेंसी है आज की डेट में, वो M1 में आ जाएगी। ओके, फिर डिमांड डिपॉजिट्स आ जाएंगे। डिमांड डिपॉजिट्स बेसिकली जो बैंकों में पैसा पड़ा हुआ है उसके सेविंग्स अकाउंट में या करेंट अकाउंट में, ओके, उसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं, जिसको कि वो कभी भी विड्रॉ कर सकता है। ओके, तो उसको लिक्विडिटी ज़्यादा होती है। अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई। अब देखो, आरबीआई के पास कुछ डिपॉजिट्स होते हैं जो कि बैंक्स जो होते हैं, हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कि कुछ पैसा रखते हैं। तो आपने जैसे सुना होगा कैश रिजर्व रेशियो का नाम। तो ये क्या है, एक जो भी बैंक के पास जितना भी पैसा है, ओके, जितना भी पैसा है उसके पास लोगों का, उसका कुछ परसेंट उसे किसके पास रखना होता है, आरबीआई के पास। ओके, तो वो वाला डिपॉजिट भी M1 में आ जाता है। तो आपको होप M1 क्लियर हो गया होगा। जितना भी पैसा पब्लिक के पास है, उसके हाथ में है, बेसिकली उसके घर पे है, उसके बिजनेस में है, वो डिमांड डिपॉजिट जितना भी उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है, सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में बेसिकली, और जो अदर डिपॉजिट्स हैं आरबीआई के पास पड़े हुए हैं, कौन से डिपॉजिट्स, जो कमर्शियल बैंक ने उसको जमा करवाए हैं। M2 क्या है, M2 में M1 की सारी चीजें आ जाएंगी, प्लस सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस। अगर पोस्ट ऑफिस में किसी ने कुछ पैसा जमा किया है, पोस्ट ऑफिस में भी कई लोग पैसा अपना सेव करते हैं, तो वो वाला अमाउंट इसमें आ जाता है। M3 में आ जाता है M1 हमारा, ठीक है, यानी कि करेंसी हेल्ड बाय द पब्लिक, डीडी डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स बाय आरबीआई, प्लस टाइम डिपॉजिट्स। देखो, टाइम डिपॉजिट्स होते हैं एफडी और आरडी, हमारे फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। ओके, इन्हें टाइम डिपॉजिट्स कहते हैं। तो ये क्या है, हमारे M3 के पार्ट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट M4। M1 प्लस सेविंग्स अकाउंट डिपॉजिट्स विद द पोस्ट ऑफिस और प्लस टर्म डिपॉजिट्स, ये सारे M4 में आते हैं। ओके, अब बेसिकली मनी सप्लाई क्या होती है ये आपको समझ आ गया होगा। जितना भी पैसा हमारा सर्कुलेशन में है, इकोनॉमी में, हमारी अर्थव्यवस्था में जितना भी पैसा प्रिंट हुआ है, कह सकते हैं इकोनॉमी में है। आप देखो, गौर करने वाली बात है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास जो पैसा है वो नहीं आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेक्स रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। गवर्नमेंट जो इनकम होती है गवर्नमेंट की थ्रू बेसिकली टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, वो इसमें नहीं आती हैं, राइट, वो इसमें नहीं आते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का ये मानना है बेसिकली ये कि हम इसको पब्लिक के
पब्लिक के बेनिफिट के लिए ही उसे खर्च कर देते हैं, चाहे उनकी सैलरीज देते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की सैलरीज होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए, है ना, हॉस्पिटल्स, होटल्स, या फिर आपके स्कूल्स, कॉलेजेस जो बनते हैं वो गवर्नमेंट, अब इन पैसों से गवर्नमेंट उन चीज़ों पे खर्च करती है। ओके, तो मनी सप्लाई में बेसिकली M1, M2, M3, M4, अब इनकी कैटेगराइजेशन इस बेस पर कि कितना लिक्विड है, कितनी जल्दी कैश में ये कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, अब सवाल ये है, हमने ये समझ लिया कि मनी सप्लाई क्या होती है, कि जितना भी पैसा हमारी इकोनॉमी में आज की डेट में पड़ा हुआ है, या तो लोगों के पास या तो उनके बैंक अकाउंटों में। ओके, अब कितनी करेंसी आरबीआई प्रिंट कर सकती है, क्या कितनी भी करेंसी प्रिंट कर सकती है? नहीं, इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, कुछ बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे वो उसको करेंसी को प्रिंट कर सकती है, और वो ये बेसिकली हर साल होता है, ईच ईयर। ओके, आरबीआई इन कंसल्टेशन विद द कॉइन्स इन करेंसी डिवीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेंसी प्रिंट करती है। अब इसका बेसिस क्या है? देखो कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो कि रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ नोट्स पुराने हो जाते हैं, फट जाते हैं, तो उनको हम बेसिकली बैंक्स में जमा करते हैं और बैंक्स उनको आरबीआई को देते हैं और आरबीआई उसकी जगह पे नए नोट्स इशू करता है। ये तो एक सिंपल सी चीज़ है। लेकिन इसके अलावा इन्फ्लेशन कितना है कंट्री में? अगर कंट्री में बहुत ज़्यादा महंगाई है तो आप सोचिए, क्या ऐसे में करेंसी इशू करना सही रहेगा कि नहीं? ज़्यादा तो मतलब करेंसी इशू करना मतलब मनी इन्फ्यूज़ करना इकोनॉमी, मनी सप्लाई को बढ़ाना बेसिकली। तो उससे, और ऑलरेडी इन्फ्लेशन इकोनॉमी में ज़्यादा है, महंगाई है, चीज़ों के दाम महंगे, अगर लोगों के हाथ में और पैसा आ गया, ओके, तो उससे क्या दिक्कत होगी? और महंगाई बढ़ेगी। तो इस केस में क्या सही है करेंसी जब इशू करना? ओके, ये सोचने वाली बात है। जीडीपी ऑफ द कंट्री, देश का जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब कि एक साल में जितने भी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं, वैल्यू के, नॉट यूनिट्स, वैल्यू के रुपीस टर्म्स में जितने भी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं वो कितने हैं? देखो, जीडीपी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है ये डिसाइड करने का कि क्या नई करेंसी प्रिंट होगी कि नहीं होगी, या कितनी होगी। ठीक है, तो अब जीडीपी अगर देश का बढ़ रहा है टाइम के साथ, ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है, तो हमें ज़्यादा करेंसी प्रिंट करने की ज़रूरत है। क्योंकि आप सिंपली ये सोचिए, अगर ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, ज़्यादा सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, तो जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रही है, ज़्यादा लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो उनको पे करने के लिए कंपनीज को सैलरी चाहिए होगी। तो सैलरी कहाँ से होगी? जब इकोनॉमी में पैसा होगा। अब जैसे मान लो आज की डेट में मोबाइल फ़ोन की 10 कंपनीज हैं इंडिया में, ठीक है, और 10 और आ गई बाहर से, तो इन एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और जो लोग यहाँ काम करेंगे उनको भी पैसा चाहिए होगा, सैलरीज चाहिए होगी। तो बेसिकली ज़्यादा इकोनॉमी में हमें पैसा चाहिए, तो जीडीपी पे देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन। Okay, it's directly related to the GDP of the country, the printing of the notes. अब हम बात करते हैं कि आज की डेट में क्या ऐसे पैरामीटर्स जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज कर रही है करेंसी को प्रिंट करने के लिए। एक है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS, ये 1957 से इंडिया फॉलो करती आ रही है, आरबीआई बेसिकली। अब इसमें क्या है कि आरबीआई को 115 करोड़ के गोल्ड रिजर्व्स और 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी हमेशा अपने पास रखनी है, यानी कि 200 करोड़ रुपए उसके पास इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड फॉरेन करेंसी हर टाइम होने चाहिए। ओके, इस बेसिस पे अब देखो क्या होता है। अब जैसे हर साल आरबीआई नए करेंसी इशू करती है, ओके, अब उसके लिए उसे बेसिकली जितना उसने करेंसी इशू की है उतने की रिजर्व बनानी पड़ेगी। एक कंडीशन तो यह है कि जितनी उसने करेंसी इशू हर साल की उतनी की रिजर्व बनाएगी, और साथ में ये जो 115 प्लस 85 करोड़ है वो भी अपने पास रखेगी। तो इस बेसिस पे वो करेंसी क्या करती है? इशू करती है। दूसरा है इन्फ्लेशन। इकोनॉमी में इन्फ्लेशन कितना है? ओके,
या फिर देखो, अगर ऐसे देखा जाए इस चीज़ को कि अगर हम अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करते हैं, बहुत करेंसी प्रिंट करते हैं, क्योंकि हमें बेसिकली लोगों को बेसिकली उनकी डिमांड बढ़ानी है, लोगों की सैलरीज बढ़ानी, कुछ भी कह सकते हो, उनकी इनकम बढ़ानी। तो अगर हम बहुत अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट करते हैं तो क्या होगा, उससे डिमांड और सप्लाई का गैप आ जाएगा। लोग बहुत डिमांड करेंगे चीज़ों की, और इसकी वजह से क्या होगा, जब डिमांड बढ़ जाएगी किसी चीज़ की तो सप्लाई तो लिमिटेड है ना। तो सप्लाई लिमिटेड है तो इसकी वजह से चीज़ों के प्राइस बढ़ जाएंगे, और इसकी वजह से बहुत इन्फ्लेशन आ सकता है कंट्री में, जैसा कि वेनेजुएला में अभी हो रहा है, राइट। अब कंक्लूजन क्या है, देखो हम जो डिस्कस कर रहे हैं जो चीज़ की मनी सप्लाई क्या होती है, आरबीआई किस बेसिस पे पैसे जो है छापता है, इशू करता है, लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि समस्याएं क्या हैं, क्यों हमारे देश में जो आज की प्रॉब्लम्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। जैसे लोगों की अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हालांकि बहुत बढ़ चुकी हैं अब, लेकिन उस हिसाब से सैलरीज नहीं है, दूसरी चीज़ जॉब सिक्योरिटी नहीं है। ओके, अब जैसे हम बात करें इंडिया का जो जीडीपी है 2023 में 3.75 ट्रिलियन है इन रुपीज़, ठीक है, रुपी के टर्म्स में इंडिया का जो जीडीपी है 3.75 ट्रिलियन है। लेकिन अगर हम बात करें मनी सप्लाई की, मतलब अर्थव्यवस्था में कितना पैसा सर्कुलेट हो रहा है, वो सिर्फ 2,34,284,000,000 है M3 पैरामीटर के हिसाब से। तो ये जीडीपी के रिलेशन में बहुत ही कम है। अब जीडीपी और मनी सप्लाई का एक डायरेक्ट रिलेशन है, अगर जीडीपी ज़्यादा है तो मनी सप्लाई भी ज़्यादा होनी चाहिए। अब क्या कारण है ऐसे कि सरकार ज़्यादा करेंसी इशू नहीं कर रही है। ओके, अब इन्फ्लेशन का खतरा है, कहते हैं कि इन्फ्लेशन आ जाएगा अगर हम ज़्यादा करेंसी इशू करेंगे। ओके, तो बात यह है कि ये जो इन्फ्लेशन क्यों आ रहा है, सवाल ये है, क्या ये इन्फ्लेशन लोगों की सैलरी बढ़ने से आ रहा है, या फिर कॉस्ट बढ़ रही है चीज़ों की, क्योंकि उनका उस चीज़ का लेट से प्रोडक्शन इस साल फेल हो गया है, उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ गई। जैसे हम देखते हैं ना, वेजिटेबल्स की कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि उनका प्रोडक्शन फेल हो जाता है, रेन बारिश वगैरह के कारण, या लोगों की डिमांड बढ़ जाती है चीज़ों की, लोगों की इनकम बढ़ रही है, या फिर ये ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है, मतलब कि लोगों की इनकम तो अगर हम देखें उस लेवल से नहीं बढ़ रही है, देश के लोगों की इनकम, मिडिल क्लास जो है उतना ग्रो नहीं कर रहा है, तो किसकी इनकम बढ़ रही है, सवाल ये है किसकी इनकम बढ़ रही है। बोलते ना इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है हमारे देश में, जो काफ़ी सारी स्टडीज हुई हैं, इसमें ये पता चला कि हमारे देश में जो इनकम है उसका विभाजन जो है इनइक्विटेबल है। मतलब जो बिजनेस क्लास है, ओके, बिजनेस क्लास है, उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा एक्यूमुलेट हो रहा है, और सैलरीड क्लास के पास उसके रिलेशन में बहुत कम है, जो कि एक बहुत बड़ी इशू है, बहुत बड़ा इशू है। हाँ, चैलेंज ये है कि कैसे जो इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, उसे बैलेंस किया जाए। सरकार को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि ये बैलेंस हो, ठीक है। और बेसिकली एज सिटीजन्स हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें अपनी पॉपुलेशन, जो सबसे बड़ी समस्या है पॉपुलेशन, उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स उठाने होंगे। ओके, अब in spite of so little money printed as compared to GDP, inflation rises from time to time. This means that the money is generally unequally distributed, as the government needs to work on this. Government को इस पे काम करना होगा कि कैसे हम इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को कम करें। उस पैसे को जो बिजनेस क्लास के पास फालतू पड़ा हुआ है, कह सकते हैं, अब उसमें भी बिजनेस क्लास वो जो हाई लेवल का, जो जिसके बहुत ही ज़्यादा बिजनेसेस हैं, एक्सपेंशन है बिजनेस का, अच्छा खासा ब्रांड है मार्केट में, उनकी बात की जाए, कैसे इस पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए ताकि ये मिडिल क्लास लोगों तक पहुंच सके। ओके, तो होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।